अक्सर जब हम किसी चीज के टूटने की बात करते हैं ना, मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई हड्डी टूट गई, हाँ। तो हम सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना? हम्म। एक एक्सरे होता है और उस काली फिल्म पर एक साफ सफेद लाइन दिखती है। बिल्कुल, क्योंकि वहां एक भौतिक प्रमाण होता है हमारे सामने। सही कहा। तो डॉक्टर बस उस लाइन की तरफ इशारा करता है और कहता है कि देखो भाई, यहाँ से फ्रैक्चर है। सब कुछ बहुत स्पष्ट होता है, मतलब एकदम ब्लैक एंड व्हाइट, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं होती। क्योंकि हमें हर चीज को साफ साफ श्रेणियों में बांटने की आदत होती है। मतलब या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, इलाज करो, प्लास्टर बांधो और बात खत्म। हाँ, लेकिन जब बात इंसानी रिश्तों की आती है ना, खासकर आज के इस स्मार्टफोन वाले दौर में, जहां हमारी आधी जिंदगी स्क्रीन्स के पीछे छुपी है, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। एकदम सही बात है। मन के भीतर बैठे पुराने डर और किसी के अचानक चुप हो जाने से जो दरार आती है, उसकी कोई तस्वीर नहीं खींची जा सकती। बिल्कुल। और आज की हमारी इस गहन चर्चा में हमारे पास द साइलेंस ऑफ डिलीटेड वर्ड्स के तीसरे भाग के जो अंश हैं, यानी राम और सोमा की कहानी, वो इसी धुंधले इलाके की बात करती है। इस भाग का शीर्षक भी है, कुछ बातें डिलीट होने के बाद ज्यादा दिखाई देती हैं। ये शीर्षक ही अपने आप में बहुत गहरा है ना? तो हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि कहानी में क्या हुआ, लेकिन आज का हमारा मिशन ये है कि हम इसके मनोवैज्ञानिक पहलू को खंगालें। मतलब कैसे अनकहे शब्द, पुराने डर और मिटा दी गई डिजिटल यादें हमारे असली जीवन को अंदर से खोखला कर देती हैं। बिल्कुल। और मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो अंश हमारे पास हैं, ये सिर्फ एक ब्रेकअप की दास्तान नहीं है। ये इस बात की बहुत गहरी केस स्टडी है कि जब सीधा संवाद टूटता है तो इंसान का दिमाग उस खालीपन को कैसे भरता है, और अक्सर वो इसे तथ्यों से नहीं बल्कि अपने सबसे गहरे डरों से भरता है। तो वहीं से शुरू करते हैं जहां से इस पूरी गलतफहमी की बुनियाद पड़ी। वो अनजान फोन कॉल। हाँ, सोमा के पास एक लड़की का कॉल आता है। राम अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर चुके हैं, सारी सफाई दे चुके हैं, लेकिन सोर्स मटेरियल में एक बहुत पावरफुल लाइन है कि गलतफहमियां सच सुनने नहीं आती। मुझे ना सीन की साइकोलॉजी समझनी है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प हिस्सा है। मतलब फोन पर वो लड़की आधी अधूरी जानकारी देती है। वो स्क्रीनशॉट भेजती हैं जिनमें ना कोई नाम है ना कोई टाइम स्टैम्प है, बस कुछ शब्द हैं जैसे खाना खा लिया, सो जाना टाइम से, तुम्हारी आदत हो गई है। और पता है, यही वो बिंदु है जहां इंसान का दिमाग अपने खुद के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। अगर हम उन स्क्रीनशॉट्स को ध्यान से देखें तो वो एक तकनीकी रूप से कुछ भी साबित नहीं करते, क्योंकि उनमें कोई संदर्भ ही नहीं है। बिल्कुल, संदर्भ गायब है। लेकिन उस लड़की की आवाज पर गौर कीजिए। वो धीमी थी, मीठी थी, और सबसे जरूरी बात, वो सोमा के सामने एक हमदर्द या भरोसेमंद बनने की कोशिश कर रही थी। मतलब वो एक ट्रस्ट बनाने की कोशिश कर रही थी। हाँ, और जब हमारे सामने कोई ऐसी आधी अधूरी जानकारी आती है, जिसे साइकोलॉजी में पार्शियल इन्फॉर्मेशन कहते हैं, तो हमारा दिमाग खाली जगहों को खुद भरने लगता है। पर एक बात है, सोमा तो एक समझदार इंसान है ना, उसके दिमाग में ये तार्किक सवाल क्यों नहीं आया कि भाई इसमें तो राम का नाम ही नहीं है? वो उन शब्दों को देखकर इतनी जल्दी यकीन क्यों कर लेती है कि राम ही किसी और से कह रहा है? क्योंकि जब इंसान किसी पुराने आघात या ट्रॉमा से गुजर चुका होता है, तो उसका लॉजिकल ब्रेन काम करना बंद कर देता है। सोमा के भीतर उस वक्त दो आवाजें उठ रही थी। दो आवाजें? हाँ, एक ने कहा कि स्क्रीनशॉट अधूरे हैं, लेकिन दूसरी आवाज ने कहा कि शब्द तो बिल्कुल वही हैं जो राम मुझसे कहता है। और यहाँ जीतने वाली आवाज वो नहीं थी जो सच ढूंढ रही थी। तो कौन सी आवाज जीती? जीतने वाली आवाज वो थी जो किसी पुराने धोखे के डर से पैदा हुई थी। अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल इम्यूनिटी की तरह है ना? कैसे? मतलब अगर शरीर की इम्यूनिटी पहले से कमजोर है, तो मौसम बदलने पर एक हल्का सा वायरल भी इंसान को निमोनिया की तरह जकड़ लेता है। सोमा का भरोसा राम ने एकदम से नहीं तोड़ा था। सही कहा। उसका भरोसा पहले ही अतीत में किसी और के आधे सच और धोखे ने इतना कमजोर कर दिया था कि इस अनजान लड़की का एक छोटा सा अधूरा स्क्रीनशॉट भी उसके लिए कंफर्मेशन बन गया। बिल्कुल, और यही इसका सबसे अहम मनोवैज्ञानिक पहलू है, जिसे कंफर्मेशन बायस कहते हैं। जब हम अंदर से डरे हुए होते हैं कि हमें धोखा मिलेगा, तो हमारा दिमाग लगातार अपने आसपास उस धोखे के सबूत ढूंढने लगता है। मतलब हम वही देखते हैं जो हम डर के मारे देखना चाहते हैं। हाँ, वो दूसरी आवाज जो सोमा ने सुनी, वो राम पर शक की आवाज नहीं थी, वो उसके अपने सर्वाइवल मैकेनिज्म की आवाज थी।
जो इंसान पहले टूट चुका हो वो खतरे की झूठी आहट को भी बहुत जल्दी सच मान लेता है ताकि वो खुद को दोबारा उसी दर्द से बचा सके। मतलब राम चाहे अपनी जान भी निकाल कर रख देते, वो उस वक्त सोमा के उस पुराने डर से नहीं जीत सकते थे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि राम एक इंसान से लड़ रहे थे जबकि सोमा अपने पूरे अतीत से लड़ रही थी। बहुत गहरी बात है। और इसके बाद जो होता है ना, वो शायद आज के डिजिटल युग की सबसे अजीब और दर्दनाक हकीकत है। जब राम खामोश हो जाते हैं। हाँ, जब राम को समझ आ जाता है कि उनकी आवाज या उनके तर्कों का कोई असर नहीं हो रहा, तो वो सीधे बात करना बंद कर देते हैं। वो कॉल या मैसेज करना छोड़ देते हैं और फेसबुक पर लिखना शुरू करते हैं। यहां से प्रत्यक्ष संवाद खत्म होता है और एक तरह का इनडायरेक्ट डिजिटल संवाद शुरू होता है। और ये बहुत आम बात हो गई है आजकल। पर मुझे एक बात पर थोड़ी उलझन है, हम राम के इस व्यवहार को सिर्फ एक दुखी इंसान का रिएक्शन क्यों मान रहे हैं? मतलब क्या ये लगातार फेसबुक पर लिखना एक तरह का मैनिपुलेटिव बिहेवियर नहीं हो सकता? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मतलब वो सीधे कॉल क्यों नहीं कर लेता? ये पूरी दुनिया को सुनाकर एक इंसान से बात करने का क्या लॉजिक है? मैं समझ रही हूँ, ये बहुत ही वाजिब सवाल है। ऊपरी तौर पे देखने में ये पैसिव अग्रेसिव या मैनिपुलेटिव लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे की मानसिकता को डिकोड करें तो ये दरअसल खुद को पूरी तरह से टूटने से बचाने की कोशिश है। अच्छा? हाँ, राम 14 से 18 घंटे काम करने वाले इंसान हैं। वो अचानक अपना सारा काम छोड़कर सुबह आईने के सामने या पार्किंग में गाड़ी के स्टीयरिंग पर हाथ रखे लाइन सोच रहे हैं। वो फेसबुक का इस्तेमाल एक सेफ स्पेस की तरह कर रहे हैं। एक मिनट, सेफ स्पेस? पूरी दुनिया के सामने कुछ लिखना सेफ कैसे हो सकता है? क्योंकि इसमें सीधे रिजेक्शन का खतरा नहीं है ना। मतलब आमने सामने की ना सुनने से बचने के लिए। बिल्कुल। अगर राम कॉल करते हैं और सोमा फोन काट देती है तो वो एक सीधा और तीखा रिजेक्शन है। लेकिन अगर वो कोई पोस्ट लिखते हैं और सोमा उस पर रिएक्ट नहीं करती तो राम अपने दिमाग को ये तसल्ली दे सकते हैं कि शायद उसने देखा ही नहीं होगा। ओह, इसे तो साइकोलॉजी में कुछ कहते हैं ना? हाँ, इसे प्लॉजिबल डिनायबिलिटी कहते हैं। राम हर चीज महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी सोच रहे हैं कि स्क्रीन के उस पार सोमा इसे कैसे परसीव करेगी। आपको याद होगा कि वो एक पोस्ट को पब्लिश करने से पहले ही डिलीट कर देते हैं। हाँ, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसमें वो बहुत डेस्परेट दिख रहे हैं। ये अपने आप में कितना अजीब है ना? बिल्कुल है। मतलब आप बुरी तरह टूट रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपका टूटना सामने वाले को अनकूल या डेस्परेट लगे। हम अपने दर्द को भी फिल्टर कर रहे हैं आजकल। उनकी हर पोस्ट में एक एब्सेंट प्रेजेंस थी। वो लिख तो दुनिया के लिए रहे थे, पर उनका दिमाग सिर्फ एक इंसान पर अटका था। और ये डिजिटल लुका छिपी सिर्फ राम की तरफ से नहीं थी। सोमा का व्यवहार देखिए। हाँ, वो भी तो कम नहीं थी। वो रोज राम की प्रोफाइल चेक कर रही है, लेकिन वो कभी राम की पोस्ट को लाइक नहीं करती। वो क्या करती है? वो उस पोस्ट के नीचे किसी और व्यक्ति के कमेंट को लाइक कर देती है। ये तो नेक्स्ट लेवल की सावधानी है। मतलब आप वहां होना भी चाहते हैं और छुपना भी चाहते हैं। ये आज के रिश्तों का एक बहुत ही क्लासिक डिजिटल पावर प्ले है। पावर प्ले कैसे? सोमा ये दिखाना चाहती है कि मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इतना हक नहीं दूंगी कि तुम मुझे अप्रोच कर सको। वो अपनी उपस्थिति का एक बहुत ही हल्का, लगभग अदृश्य सा डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ रही है। और उधर राम, जो उस ठंडे ग्लास वॉल वाले ऑफिस में बैठे हैं, जिनकी चाय ठंडी हो रही है, वो उस एक छोटे से सबूत को पकड़ लेते हैं। पता है, सोर्स मटेरियल में वो जो राम की ठंडी होती चाय का जिक्र है ना, वो मुझे बहुत हिट किया। वो सिर्फ एक सीन नहीं है, वो इस बात का एक बहुत तगड़ा मेटाफर है कि कैसे ये डिजिटल खामोशी इंसान की असली फिजिकल जिंदगी को फ्रीज कर देती है। बहुत सही ऑब्जर्वेशन है आपका। मतलब आप स्क्रीन पर किसी एक नोटिफिकेशन या एक लाइक का इंतजार कर रहे हैं और आपके आसपास की असली दुनिया, वो चाय की प्याली जिस पर मलाई जम रही है, वो बस रुक सी गई है। और जब राम को वो सबूत मिल जाता है ना, एक कमेंट पर 2 लाइक, जिनमें से एक सोमा का है, तो उनके शब्दों का लहजा तुरंत बदल जाता है। हाँ, वो समझ जाते हैं। उन्हें पता चल गया कि उनकी ऑडियंस, वो इकलौती ऑडियंस जिसके लिए वो लिख रहे हैं, वो वहां मौजूद है। फिर वो लिखते हैं कि जिसे समझाना सबसे जरूरी था, उसी ने मुझे सबसे कम सुना। और मुझे लगता है यहीं से कहानी डिजिटल दुनिया की स्क्रीन से बाहर निकलकर उनकी असली रोजमर्रा की जिंदगी में रिसने लगती है। बिल्कुल। हम अक्सर खुद से झूठ बोलते हैं ना कि ऑनलाइन जो हो रहा है उसका हमारी असली जिंदगी पे कोई असर नहीं होता। फोन बंद, बात खत्म। लेकिन सोमा की आदतें देखिए। हाँ, वो चाय वाला सीन। वो चाय बनाते समय अनजाने में 2 कप निकाल लेती है और फिर याद आने पर 1 कप वापस रख देती है। मार्केट में एक नीले रंग की शर्ट को छूती है और फिर तुरंत हाथ पीछे खींच लेती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर भी शोक मनाता है, सिर्फ दिमाग नहीं।
इसे आप इमोशनल मसल मेमोरी कह सकते हैं। इमोशनल मसल मेमोरी, ये बहुत सटीक शब्द है। राम ने कभी कहा था कि सोमा को नीला पसंद है, इसलिए अब उन्हें भी नीला पसंद है। अब वो नीला रंग सिर्फ एक रंग नहीं रह गया है, वो राम का एक्सटेंशन बन गया है। और आप रंगों को ब्लॉक नहीं कर सकते। बिल्कुल, आप डिजिटल दुनिया में किसी को ब्लॉक कर सकते हैं, उसकी प्रोफाइल म्यूट कर सकते हैं, लेकिन आप उस चाय के कप को या किसी शोरूम में टंगी नीले रंग की शर्ट को कैसे ब्लॉक करेंगे? यादें बड़े बड़े वादों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा की इन छोटी छोटी बेहद मामूली चीजों में अपना घर बनाती हैं। ये बहुत डराने वाली बात है कि फिजिकल दुनिया आपको चीजें डिलीट करने की इजाजत नहीं देती। और यही वो वक्त होता है जब राम की एक खास पोस्ट सोमा के सारे डिफेंस मैकेनिज्म को चकनाचूर कर देती है। वो मोहब्बत वाली पोस्ट। हाँ, राम लिखते हैं, तुम कहा करती थी कि मेरे लिए मोहब्बत आसान नहीं है। मैंने तब भी यकीन किया था, आज भी कर रहा हूं। ये पढ़कर सोमा का गला सूख जाता है। वो पानी पीने की कोशिश करती है लेकिन पी नहीं पाती। क्योंकि राम ने यहाँ सिर्फ एक इमोशनल लाइन नहीं लिखी है, उन्होंने सोमा के ही एक पुराने मजाक को एक क्रूर हकीकत की तरह उसके सामने रख दिया है। वो बालों वाला मजाक। हाँ, वो मजाक जहाँ सोमा कहती थी कि उसके आसपास इतने पहरेदार हैं जितने राम के सिर में बाल भी नहीं। जब एक रिश्ते में सब कुछ ठीक होता है तो ऐसे मजाक प्यार जताने का तरीका होते हैं, लेकिन जब रिश्ता टूटता है तो वही पुरानी हंसी सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। फिर 30वें दिन की वो पोस्ट आती है। राम लिखते हैं, तुम्हारे जाने के बाद मैं लोगों से मिलना बंद नहीं कर पाया, बस किसी से सच में मिलना बंद कर दिया। और वो सच में वाला शब्द, हाँ, स्क्रीन पर लिखे उस सच में शब्द के ठीक ऊपर सोमा का आंसू गिरता है। मुझे याद है कहानी में पहले कभी राम ने कहा था कि अगर तुम चली गई तो मैं लोगों के बीच भी अकेला हो जाऊंगा। तब सोमा ने हंसकर उसे ड्रामा कहा था। आज उसे समझ आ रहा है कि वो ड्रामा नहीं था, वो एक इंसान की सबसे गहरी वल्नरेबिलिटी थी जिसे सोमा ने नजरअंदाज कर दिया था। इस एक पल में सोमा उस भ्रम से बाहर आ जाती है जो उसके पुराने डरों ने बुना था। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। बिल्कुल, उसे अचानक अपनी गलती का पूरा एहसास होता है। और यहाँ से कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ मुड़ती है, जहाँ तकनीक और इंसानी भावनाओं का सबसे भयानक टकराव हमें देखने को मिलता है। तो इस क्लाइमैक्स को थोड़ा बारीकी से देखते हैं। सोमा फर्श पर बैठी है, फूट फूट के रो रही है। वो अपना फोन सीने से लगाती है, जैसे उस प्लास्टिक और कांच के टुकड़े में राम की धड़कन महसूस हो जाएगी। वो व्हाट्सएप खोलती है, सर्च बार में राम टाइप करती है और वहां कुछ नहीं है, सिर्फ एक सफेद खाली स्क्रीन। क्योंकि कुछ दिन पहले जब वो गुस्से और शक में थी, उसने वो पूरी चैट हिस्ट्री डिलीट कर दी थी। और यही आज के दौर का सबसे बड़ा ट्रैप है। मतलब जब आप चैट डिलीट करते हैं तो स्क्रीन पर एक छोटा सा प्रॉम्प्ट आता है, आर यू श्योर? आर यू श्योर? या आप सुनिश्चित हैं? और इंसान गुस्से में बिना सोचे हाँ दबा देता है। हाँ, वो बस एक पल का गुस्सा होता है। मैं मानना है कि इंसानी भावनाओं के लिए ये जो डिजिटल डिजाइन है ना, ये बहुत ही वाहियात है। इंसान का गुस्सा टेम्पररी होता है, लेकिन वो जो डिलीट बटन का एक्शन है वो परमानेंट है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। हम आज के दौर में अपनी यादों को अपने दिमाग में स्टोर नहीं करते, हमने उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को आउटसोर्स कर दिया है। आउटसोर्स कर दिया, बिल्कुल सही कहा। हमारी चैट हिस्ट्री हमारे रिश्ते की एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव बन चुकी है। उसमें वो सारे छोटे झगड़े, वो पुरानी गुड नाइट, वो बिना बात के कहे गए मिस यू सब दर्ज होते हैं। वो चैट इस बात का सबूत होती है कि हमें प्यार किया गया था। जब सोमा ने आयु श्योर पर हाँ क्लिक किया तो उसने सिर्फ मैसेज नहीं मिटाए, उसने उस पूरे संदर्भ को, उस पूरे इतिहास को जला दिया। मैं ना इसे एक रूपक की तरह देखता हूँ। मतलब ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने गुस्से में एक बहुत खूबसूरत पुल को आग लगा दी, वो जलकर खाक हो गया है। हाँ। और अब जब आपका गुस्सा शांत हो गया है तो आप उस नदी के किनारे पर हाथ में एक ईंट लेकर खड़े हैं, ये सोचकर कि क्या इस एक ईंट से वो पूरा पुल वापस बन सकता है। सोमा वहां एक नया मैसेज टाइप करती है, राम मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन उसे भेजने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। हिम्मत इसलिए नहीं जुटा पाती क्योंकि जब वो नजर उठाकर अपनी फोन स्क्रीन को देखती है तो वहां कोई पिछला मौसम नहीं है, वहां कोई पुरानी नींव नहीं है जिस पर इस नए मैसेज की इमारत खड़ी की जा सके। सही बात है। सोर्स में एक लाइन है कि जैसे किसी जले हुए घर के सामने कोई नया दरवाजा रख दिया गया हो। हाँ। जब संदर्भ भी मिट चुका है तो नए शब्द पूरी तरह से बेमानी और खोखले लगते हैं। और फिर वो एक एक करके बैकस्पेस दबाती है, पाजे वो डॉट मिटाती है, फिर गलती हो गई, फिर मुझसे, और अंत में राम, और बस एक खाली टाइपिंग बॉक्स रह जाता है। वो बैकस्पेस बहुत भारी रहा होगा उसके लिए। मुझे तो लगता है कि डिजिटल दुनिया में ये जो बैकस्पेस है ना,
ये शायद सबसे भारी बटन है। आप शब्द टाइप करते हैं, आपके अंदर एक उम्मीद जगती है, और जब आप उसे मिटाते हैं तो आप खुद को फिर से उसी खालीपन में धकेल रहे होते हैं। तो क्या ये माना जाए कि डिजिटल दुनिया का ये डिलीट फीचर हमें आज़ाद करने की बजाय और भी गहरे पश्चाताप में धकेल देता है? अगर हम इस पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को समेटें तो सोमा की सबसे बड़ी सजा यही समझ थी। उसे ये समझ आ गया था कि जिस इतिहास को उसने खुद अपने हाथों से मिटाया है, उसमें सिर्फ एक ताज़ा सॉरी का मैसेज भेजकर वापस नहीं लौटाया जा सकता। क्योंकि पुरानी बुनियाद तो है ही नहीं। बिल्कुल। जब आपकी यादों की ज़मीन ही डिलीट हो चुकी हो तो उस पे माफ़ी के नए शब्द अपनी जगह नहीं बना पाते। खाली स्क्रीन सिर्फ एक इंटरफेस नहीं है, वो एक आईना है जो आपको आपकी जल्दबाजी और आपके शक का नतीजा दिखाता है। तो इस पूरी गहन चर्चा से हम क्या निष्कर्ष निकालें? मतलब हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि डिलीट बटन दबाने से चीज़ें खत्म हो जाती हैं। हम अपनी चैट क्लियर करते हैं, तस्वीरें ट्रैश में डालते हैं और सोचते हैं कि हमने अपनी स्लेट साफ कर ली। जैसे शुरुआत में हमने एक्सरे की बात की थी, एक साफ सफ़ेद लाइन। हमें लगता है कि हमने वो फ्रैक्चर डिलीट कर दिया। लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। डिजिटल रूप से मिटाया गया वो खालीपन उन लिखे गए शब्दों से कहीं ज्यादा शोर मचाता है। खालीपन का शोर। हाँ, वो खाली जगह आपको हर रोज याद दिलाती है कि यहाँ पहले कुछ बहुत खूबसूरत था, जिसे किसी और ने नहीं, आपने खुद अपने हाथों से खत्म किया है। वो जो अदृश्य उपस्थिति है वो हमेशा बनी रहती है। और यही आज का वो विचार है जो मैं चाहता हूं कि हम सब अपने साथ लेकर जाएं। स्मृति को मिटाना इतना आसान नहीं है जितना स्क्रीन पर एक लाल रंग का बटन दबाना। बिल्कुल नहीं। अगली बार जब भी कोई गुस्से में या शक में आकर किसी लंबी चैट, किसी की तस्वीर या किसी याद को हमेशा के लिए मिटाने जाए और स्क्रीन पर वो छोटा सा पॉपअप चमके, आर यू श्योर, तो 1 सेकंड के लिए रुकिएगा। खुद से पूछिएगा कि क्या आप वाकई उस इंसान के बिना और उससे भी ज्यादा उस इंसान के साथ बिताए गए उस पूरे इतिहास के खालीपन को सहने के लिए तैयार हैं? क्योंकि मिटाए गए शब्द गायब नहीं होते, वे बस डिजिटल दुनिया से निकलकर हमारे जहन में कहीं बहुत गहरे बैठ जाते हैं, जहां कोई बैक स्पेस या अंडू बटन काम नहीं आता। यादों की इस दुनिया में वो खाली स्क्रीन कभी-कभी सबसे भारी पन्ना होती है जिसे कोई इंसान पढ़ सकता है। अगली बार डिलीट दबाने से पहले उस खालीपन के वजन का अंदाजा जरूर लगा लें। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं, क्योंकि कुछ बातें डिलीट होने के बाद सच में बहुत ज्यादा दिखाई देती हैं।